Hello friends, welcome to our channel of Mission IAS Academy. Under the UPSC Evolution Batch 2025-26, we are discussing the NCERT series. We are done with the 9th standard geography section and we will start with the next and most important part of discussion, 10th standard geography, the first topic, that is resources and development. I remind, we are discussing this NCERT only with respect to the UPSC preparation, because whenever you start reading the NCERT, you have the two different orientation. First, you are reading the NCERT with respect to the standard you belong, like for example the 10th standard student, right, he will read the NCERT as per the 10th standard requirement, but as per the UPSC aspirant, we need to read the NCERT with a very specific manner. और वो कैसे रीड करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. मेन पॉइंट्स जिसमें हम लोग हाईलाइट करेंगे और इसमें से नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको बताते जाऊंगा. और ये नोट्स बनाने के बाद आपको रिवाइज कैसे करना है, एनसीईआरटी पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, की टर्म्स क्या होती है, ये सारा जो डेटा है वो मैं आपको साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करते जाऊंगा. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए. जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उसको अंडरस्टैंड कीजिए. थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट जो है इसको आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी है. जैसे अभी के प्रीलिम्स में, मतलब अभी ये 2 साल की जो प्रीलिम्स हो रही है उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो है ये काफी ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आए हुए हैं. तो सबसे पहला पार्ट आता है कि भाई रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट. What are resources? Normally we know the resources. अगर किसी को पूछेंगे हम तो resources means what? वो बताएगा कि natural resources, renewable resources, but what exactly means the resources, right? In a scientific way and in a geographical context. तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट वैसे ही फ्रेम किए जाते हैं. तो resources का मतलब वही इस तरीके से आपको फोकस करना है. तो you will find this diagram over here. तो ये डायग्राम में आपको 3 अलग अलग, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 कॉर्नर्स है. तीनों कॉर्नर्स पे आपको नजर आ रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर, राइट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, और सेंटर में नजर आ रहे ह्यूमन बींग्स. तो एग्जैक्टली रिसोर्सेज की डेफिनेशन जो है ये इसमें ही छुपी हुई है. कैसे? तो एग्जैक्टली रिसोर्सेज का मतलब एज पर दिस एनसीईआरटी हमारे लिए जरूरी क्या है उसी चीज को हम हाईलाइट करते जाएंगे, राइट. द रिसोर्सेज आर नथिंग बट the substances which are technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable. 3 टर्म हो गई, ये 3 अलग अलग टर्म्स हो गए. इनकी अंडरस्टैंडिंग हमें जरूरी है क्योंकि इसको एक्सपांड किया जाता है. क्वेश्चन जब पूछती है यूपीएससी तो एक्सपांड करती है, अंडरस्टैंडिंग में जाती है, इंटरप्रिटेशन में जाती है. तो आप यहां पे देखिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जो टेक्नोलॉजी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वो रॉ मटेरियल को हम फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऐसे ही मटेरियल को हम रिसोर्सेस कहेंगे. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिकली फिजिबल. इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब वो अफोर्डेबल रेंज में भी होना चाहिए. इफ इट इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब वो इकोनॉमिकली, फिनेंशियली अगर वो अफोर्डेबल रेंज में नहीं है तो आप उसको ऐसे भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल को आप बाहर नहीं निकाल सकते, उसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे. एंड तीसरा पार्ट जो है कल्चरली एक्सेप्टेबल. कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब यहां पे आप कह सकते हो एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल है उसी को हम रिसोर्स कहेंगे. क्योंकि अगर वो एनवायरमेंटल थ्रेट बन रहा है या इट इज वेरी हार्मफुल with respect to the health parameter, then definitely you cannot consider it as a resource. तो रिसोर्स बनाने के लिए ये 3 डिफरेंट क्राइटेरिया है. तो ऐसे टर्म्स को आपको हाईलाइट करना है और इसी तरीके से आपको इस एनसीईआरटी को पढ़ना है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए. अभी इस पैराग्राफ में जब आप आते हो तो यू विल फाइंड इट द एक्सप्लेनेशन, द डिटेल एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो रिसोर्सेज में अभी यहाँ पे की टर्म्स क्या है, यहाँ पे की टर्म्स है इंटरएक्टिव रिलेशनशिप. इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? बिटवीन द नेचर, द टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन. तीन प्लेटफॉर्म बताए हुए हैं. ये हमारे लिए
की टर्म हो गई, बस इस पे ही हमें फोकस करना है। इंटरएक्टिव मतलब both are interrelated, these three, right, these three are interrelated, nature, technology and institution। कैसे है, राइट, इसको आप थोड़ा सा रीजनिंग कीजिए कि भाई टेक्नोलॉजी सबसे पहले तो नेचर जरूरी है क्योंकि सब्सटेंस वहीं से मिलेगा, मटेरियल, रॉ मटेरियल, और दूसरा टेक्नोलॉजी जो है, जो ह्यूमन, राइट, ह्यूमन इन्वेंशन से टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे, एंड तीसरा इंस्टीट्यूशन, उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाने के लिए आपको इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी जो सब्सटेंस है वो रिसोर्स भरने के लिए ये तीन जो कंपोनेंट है उसकी ज़रूरत होगी, और दिस थ्री आर इंटर रिलेटेड। इसको इंटर रिलेटेड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इंटरएक्टिव है, क्योंकि तीनों जो है एक दूसरे से इंटर कनेक्ट कर रहे हैं। कौन से तीनों? द नेचर, द सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजी एंड थर्ड वन इज इंस्टीट्यूशन। देखिए ये इसको अभी आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर इसको इतना हम ज़्यादा इन डेप्थ में क्यों जा रहे हैं, यू एट अ ग्लांस ही हमें अंडरस्टैंड हो रहा है। लेकिन देखिए अगर आप 2013 का प्रीलिम्स का पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें एक इकोलॉजी पे क्वेश्चन आया था, और इकोलॉजी के क्वेश्चन पे यही एक टर्म थी, दैट इज इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप टर्म पे सिर्फ दो ऑप्शन जो है वो आप इरेडिकेट कर रहे थे, और दो ऑप्शन में कंफ्यूजन था, और बहुत बच्चों ने इंटर रिलेशनशिप वर्ड को कंसिडर नहीं किया, और उनका जो एकदम इजी वाला क्वेश्चन था वो गलत हुआ। तो मैं यही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो ये की टर्म्स है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको थरोली करनी होगी, एंड देन you can conclude with your answer, definitely then it will never go wrong, वो कभी गलत नहीं होता है। yes, so that would be the main part जो हमारे लिए जरूरी है। अभी मैं नीचे के पार्ट पे आ रहा हूँ। yes, नीचे के पार्ट में आप देखिए कि किस तरीके से रिसोर्सेस का एग्जैक्टली यूज और रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट, राइट, क्यों वो जरूरी है, यही चीजें यहाँ पे आपको बताई हुई है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिसोर्सेस को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो आपको ये चार्ट भी नीचे दिया हुआ है, ये आप एक तो इधर आप चार्ट देख लीजिए या फिर आप पॉइंट्स पे चले जाइए, दोनों में से कुछ एक ही काम कीजिए, टाइम ज़्यादा आपको इसमें नहीं देना है। इस तरीके से ही एनसीईआरटी पढ़ने होता है। तो देख लीजिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप्स है, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो अभी ये पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड के मेरे सेशंस आप देख लीजिए, उसमें मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की है। बायोटिक मतलब लिविंग एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशनशिप होती है इकोलॉजी में, उसके बेसिस पे रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया जाता है। कैसे, हम आगे देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी? समथिंग विच इज गोइंग टू बी एंड, समथिंग विच इज नॉट लिमिटेड, या समथिंग विच इज लिमिटेड। अनलिमिटेड, लिमिटेड जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं, राइट, आजकल के सिनेरियो में ये वर्ड बहुत पॉपुलर है। अनलिमिटेड है क्या भाई डेटा, अनलिमिटेड है क्या भाई खाना। सो लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, ये दोनों चीजें जो है ये आती है एग्जॉस्टिबिलिटी में। रिन्यूएबल मतलब जो वापस रिप्लेनिश हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिप्लेनिश नहीं हो सकता है। देखिए मैं जो सेशन ले रहा हूँ उसमें मैं बेसिकली सारे जो फ्रेशर्स है उनको मैं ये बेसिक जो चीज़ें है ये बताते जा रहा हूँ, तो जिससे हर एक क्लास का जो बच्चा है उसको इसका बेनिफिट हो जो यूपीएससी एस्पिरेंट है। यस, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि भाई आपके राइट्स, राइट, अब आपके खुद के राइट्स। तो ओनरशिप में एक तो इंडिविजुअल ओनरशिप होती है जिसे हम प्राइवेट कहते हैं, कम्युनिटी ओनरशिप भी हो सकती है, नेशनल मतलब ये गवर्नमेंट के अंडर, और इंटरनेशनल ओनरशिप में जैसे आपने वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ये इंस्टीट्यूशन, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम सुने होंगे, ये इंटरनेशनल में आता है। यस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पे भी आप रिसोर्सेस को क्लासिफाई कर सकते हो। द पोटेंशियल, डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल मतलब वो आगे जाके हम डेवलप कर सकते हैं ऐसा मटेरियल, मतलब अभी तक वो किया नहीं है लेकिन उसमें डेवलप करने की कैपेसिटी है, ऐसा सब्सटेंस को हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेस। डेवलप स्टॉक मतलब ऐसा वाला स्टॉक जो ऑलरेडी हमने डेवलप कर लिया है, मतलब हमने तीनों चीजों में से जो हमने ऊपर देखी, नेचर,
टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, तीनों में से हमने उसको डेवलप कर लिया है। एंड तीसरा रिजर्व, जो रिजर्व है भाई वो हमने बिल्कुल साइड में रखा है, उसको हम आगे जाके यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग इसमें उसको डिवाइड कर सकते हो। ईदर यू कैन गो विद द टेबल, यू कैन गो विद द डिस्कशन, दोनों में से कोई भी एक चीज़ पढ़िए, ज़्यादा टाइम आप ऐसे ही सेव कर सकते हो। अभी हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को डेवलप करना, राइट, हाउ टू डेवलप द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को कैसे डेवलप किया जाता है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिसोर्सेस को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि टेक्नोलॉजी की तो जरूरत है, बराबर, इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, और ओरिजिन मतलब नेचर की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर डायग्राम में जो ट्रायंगल देखा उसमें सेंटर में ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि ये तीनों चीजें होने के बावजूद भी रिसोर्स नहीं बन सकते अगर ह्यूमन बींग्स ना हो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का बहुत ही एक्टिव रोल है, तभी ये रिसोर्सेस को वो तीनों स्टेजेस में जाने के बाद बना सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो है दे हैव द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। लेकिन रिसोर्सेस बनाने में जो मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो क्या क्या आते हैं, राइट, विच आर कंसिडर एज अ मेजर प्रॉब्लम। तो उसमें हमें हाईलाइट करते जाना है, मेन वर्ड्स पे ही फोकस करना है। डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। तो कुछ कम लोग जो है वो उनकी जरूरत के लिए आप पूरे रिसोर्सेस का अगर इस्तेमाल करते हो तो रिसोर्सेस कम हो जाएंगे और इसका प्रॉब्लम पूरी सोसाइटी को होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, तो ऐसे चीजों को आप हाईलाइट करो। नेक्स्ट, मोनोपोली, राइट, तो ऐसे वर्ड्स आप देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू। तो अगर आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कॉर्नर में ऐसे वर्ड आए तो आप लिख सकते हो मोनोपोलाइजेशन। तो इससे आपको बाद में आप जब रिवाइज करते हो तो आपको पूरा पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया आपको। मोनोपोली मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, की भाई कुछ ही लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेस के पूरे इंडिविजुअल राइट्स है, हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और वही लोग रिसोर्सेस बना रहे हैं और बाकी लोगों को उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ को कहते हैं मोनोपोली। तीसरा पार्ट, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड ये आपको पॉलिटी में भी आता है ये वर्ड। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब क्या, जिसे हम सिंपल हिंदी टर्म में कहेंगे भाई अन्याय। इसका मतलब क्या है कि भाई सबको इक्वालिटी से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि भाई कुछ लोगों के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा पैमाने में, कुछ लोगों के लिए रिसोर्सेज कम पैमाने में डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये अगर होता है तो डेफिनेटली ये भी मेजर प्रॉब्लम हो सकता है एंड इससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो सकता है, क्योंकि आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हो, राइट। मोनोपोलाइजेशन है तो रिसोर्सेस कम भी हो रहे हैं। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, जो हमारा एजेंडा है, अगर आपने एसडीजी के बारे में सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे एमडीजी, उसको रिप्लेस करके हमने एसडीजी लिया है अभी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमें 2025-2030 तक का हमारा जो टारगेट है जिसे हमें अचीव करना है उन गोल्स को, उसमें ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है कि हमें विदाउट इकोलॉजिकल थ्रेट हमें डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ा डिबेट है, ऐसे में इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। हाँ, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। क्या डेवलपमेंट अगर करनी है तो एनवायरनमेंट डैमेज होता है, बट अगर आप वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करोगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो दोनों चीजें अगर आपको बैलेंस करनी होगी तो किस तरीके से आपको रैशनल फॉलो करने पड़ेंगे, ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है। इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे राइटिंग में भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे मिली, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसमें देखिए और कुछ कीवर्ड्स है जो आपके लिए जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो आपके करंट इवेंट्स में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। ये जो बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया जाता है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है ग्रीन हाउसेस गैसेस के रिलेट में। तो आप जब करंट इवेंट पढ़ते हो तो उससे ये चीज लिंक हो रही है। देखिए दूसरा, ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओजोन लेयर जिसका केमिकल फॉर्मूला O3 है, ये ऐसा लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोटेक्ट करता है, ये हमें पता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है,
ट्रोपोस्फियर के ऊपर का एटमॉस्फेरिक लेयर है, तो ये प्रोटेक्ट, अगर ये कम हो गया तो अल्टीमेटली इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है। ये पहला। दूसरा पॉइंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये आज के प्रीलिम्स के पेपर आप उठा लीजिए, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इस पे आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस होते ही है। क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वही होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी हमें होनी चाहिए, और वहीं पे हम लोग थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी हमें अगर नहीं हो पाती तो हम क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरीके से एनालाइज भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उसको रिवाइज ही नहीं किया, क्योंकि प्रेडिक्शन में वो आता नहीं है। ठीक है, दैट इज समथिंग द मेन पॉइंट। एंड लास्ट, जिसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ये की पॉइंट्स हैं, ये अभी के इश्यूज में। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? लैंड जो है ये डिटेरियोरेट होना, सॉइल का इरोजन होना, लैंड जो है वो इनफर्टाइल होना, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट प्राइमरी सेक्टर पे पड़ता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे पड़ता है, इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर जो है बहुत ही सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन वाइज, आई एम सेइंग, क्योंकि ऑलमोस्ट 47% ऑफ द पॉपुलेशन it is dependent on the agriculture sector, the primary sector in India, and its total contribution in the total GDP of the country is just about 17%. तो इसीलिए लैंड का इशू, लैंड रिफॉर्म्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेंस के जीएस पेपर 1 में भी लैंड रिफॉर्म्स को एक्सप्लिसिटली फोकस किया गया है। तो इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको काफी डेटा एनसीईआरटी में से ही मिल सकता है। तो एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको ऐसे पढ़ना होगा। अब ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, ये जो आपको हाईलाइटेड पार्ट है ये बहुत जरूरी है, इस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते ही रहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है, इसमें कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। पूरी डेफिनेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ कीवर्ड्स अंडरस्टैंड कीजिए। जब आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आता है यू कैन इजीली रिकॉल, एंड सेकेंड थिंग, मेंस में भी आता है तो कीवर्ड से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इलैबोरेट कर सकते हो। यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है राइटिंग के टाइम कि आपको बिल्कुल वैसे के वैसे आना है, नहीं, आपको एग्जैक्टली की टर्म्स जो है वो आपकी राइटिंग में आना जरूरी है, उस पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पे की टर्म्स क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट तो होनी चाहिए बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को डैमेज ना करके डेवलपमेंट होना, एंड डेवलपमेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, एंड अलोंग विद दैट डेवलपमेंट शुड बी बेनिफिशियल फॉर द प्रेजेंट जनरेशन। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हो गए, कितने? 3। पहला देखिए आप, पहले तो डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रेजेंट जनरेशन को बेनिफिट होंगे, और ऐसी होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट पे उसका कोई इंपैक्ट ना पड़े, दूसरा, एंड तीसरा, आगे की जनरेशन जो फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए भी रिसोर्सेज जो है ये बच के रहे। मतलब अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसी तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना कि हर तरीके से सेविंग हो। देखो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली जो है हमारे इंडियन कल्चर में, फैमिलीज में जो महिलाएं होती है, लेडीज होते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कोई भी चीज जो है, जब कोई भी चीज मतलब पैसे भी, मनी भी आता है तो इतनी संभाल के यूज करती कि अभी का भी जरूरत पूरा हो जाए, आगे जाके कल भी जो है मेरी परिवार को बचा भी रहे, और अगर कोई गेस्ट भी आ गए तो उनको भी उसका बेनिफिट हो, और उसके साथ हेल्थ भी ना खराब हो। इस तरीके से वो उनका जो काम है वो करता है। वैसा ही काम जो है ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। एकदम सिंपल वे से मैंने आपको ये बताया कि भाई एनवायरनमेंट को भी डैमेज नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड्स पूरी होनी चाहिए, रिसोर्सेस यूज होने चाहिए, और फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी भी नीड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। पता चले वो आगे जाके आपको कहेंगे कि भाई हमारे जो एंसेस्टर्स थे इन्होंने हमारे लिए कुछ भी छोड़ा नहीं, सब वही यूज करके चले गए। तो ये चीज ना हो, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये की टर्म्स है, ये अगर आपको याद आ गई तो आपका क्वेश्चन विदिन 30 सेकेंड में आप मार्क कर दोगे, एंड डेफिनेटली वही आपको अगले क्वेश्चन को टाइम बचाएगा। ऐसे ही प्रीलिम्स का स्टडी किया जाता है। रियो दी जनेरो समिट, अभी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। रियो दी जनेरो क्या है तो समझ लीजिए, रियो दी जनेरो एक ब्राजील का सिटी है। ब्राजील अगर आप कंट्री देखोगे तो ब्राजील के ईस्टर्न कोस्ट पे ये सिटी आते हैं, रियो दी जनेरो, ब्राजीला, राइट, साओ पोलो,
ये जो सिटीज है, क्योंकि ब्राजील ईस्टर्न कोस्ट पे ही ज्यादा डेवलप है, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ ब्राजील का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए ब्राजील ने गो वेस्ट पॉलिसी भी जो है इंप्लीमेंट किया। देखो इतनी इंटरलिंकेज हो सकती है आपकी कंटेंट की, नॉलेज की, अगर आप उसको ठीक से इलैबोरेट करते हो तो। ठीक है, तो रियो दी जेनेरो जो है यहाँ पे 1992 में एक अर्थ समिट हुआ। इस अर्थ समिट में 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स, मतलब 100 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो है वर्ल्ड के कंट्रीज के ब्राजील में आए, और इसे फर्स्ट इंटरनेशनल समिट भी कहा गया, क्योंकि ये पहली इंटरनेशनल समिट थी, अर्थ समिट, जहां पे एनवायरनमेंट के बारे में, जहां पे रिसोर्सेस के बारे में, जहां पे फ्यूचर जनरेशन के बारे में डिस्कशन किया गया। ये पहली अर्थ समिट थी, इसीलिए इसको फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहा जाता है। द समिट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, देखिए कीवर्ड्स, राइट, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपके कीवर्ड्स यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे किया क्या गया, यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे कहा गया डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जो लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी स्टडी कर रहे हैं, मतलब हर एक स्टेट की जो अलग से एग्जाम्स होती है, इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसमें जो कन्वेंशन पास किया गया उसको स्पेसिफिकली रियो कन्वेंशन जो है ये कहा जाता है। यस, रियो कन्वेंशन, क्योंकि ये रियो दी जेनेरो में पास किया गया, और इसमें जो डॉक्यूमेंट बनाया गया उसको स्पेसिफिकली नाम दिया गया है एजेंडा 21। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एजेंडा 21। अभी नीचे एजेंडा 21 का इलैबोरेशन दिया हुआ है कि एग्जैक्टली एजेंडा 21 क्या होता है। एजेंडा 21 इज नथिंग बट दिस इज समथिंग द डिक्लेरेशन साइंड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे कहा जाता है अनसेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये करंट इवेंट में आता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे काम करती है, यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस पे डिसीजन लिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्स, एम्स लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको अचीव करनी है, उसके साथ आपको यू नीड टू कॉम्बैट विद द एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, पावर्टी कम हो, पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, देन डिसीज थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन, राइट, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जैसे हमने कोरोना पैंडेमिक में देखा, म्यूचुअल नीड्स, एक दूसरे की जरूरतें, कंट्री वाइज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट्स इट। ये वाले पॉइंट्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके बेसिस पे ही हमने SDG जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डेवलप किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको आपको फोकस करना है। तो हार्डली देख लीजिए, मैंने आपको ये ऑलमोस्ट ये 15 to 20 मिनट्स के टाइम में ये पूरी चीज़ें जो है मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर आप इसको रीड कर रहे हो तो यू वोंट गेट द मोर देन 5 to 10 मिनट्स, इतना डेटा रीड करने के लिए। अगर आप ऐसे रीड करते जाओगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। NCERT कम टाइम में दोनों चीज़ें, एक तो आपकी इफिशियंसी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और प्रोडक्टिविटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। इफिशियंसी मतलब क्या, आपकी रीडिंग, क्वालिटी रीडिंग जो आपको UPSC एग्जाम में मार्क्स देती है, और दूसरा जो है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी रिवाइज कर सको, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बाद में एग्जाम में मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन उनको बहुत नए लगते हैं, और वो क्वेश्चन घर पे आने के बाद देखते तो भाई ये तो NCERT में से थे, मैंने तो पढ़ा था NCERT, फिर भी मुझे क्वेश्चन जो है वो बहुत नया लग रहा था। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि आप NCERT जब पढ़ रहे हो तो आपको कौन से एरियाज में UPSC पर्सपेक्टिव से फोकस करना है, इस पे आपका क्लैरिटी नहीं है, और इसके वजह से आपको NCERT पढ़ने में दिक्कत होती है। तो स्लोली मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाऊंगा। मैं YouTube पे ये सारे सेशंस जो है ये अपलोड करते जा रहा हूँ। इन सेशंस में आपको बेनिफिट होगा, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिशन IAS एकेडमी, जिसमें ये वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली देखने मिलेंगे, जिसमें मैं ये टॉपिक्स को इलैबोरेट करके और इसको एक्सट्रैक्ट करके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू।